नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीके देखो। अभी हम छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन हरिराम पटेल जी की बुक रीडिंग कर रहे हैं, जो कि इस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो मेरे द्वारा जारी किए जा चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद ये वीडियो आपको आसानी से समझ आने लगेगा। तो पूर्व में जो वीडियो मेरे द्वारा जारी किए गए हैं उसमें हम लोग चैप्टर 11 तक कवर कर लिए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम, छत्तीसगढ़ में जिला गठन का जो घटनाक्रम है और छत्तीसगढ़ का नामकरण, छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाई, छत्तीसगढ़ की स्पर्शरत जिलों का तुलनात्मक अध्ययन, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक सीमा रेखाएं हैं उसके बारे में, छत्तीसगढ़ प्रतीक चिन्ह राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम और छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, ये सभी को जो प्रीवियस 2 वीडियो हैं उसमें कवर किया जा चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो है चैप्टर 11, 12, 13, जिसमें चैप्टर 11 तक तो कवर किया जा चुका है। 12 से देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, चैप्टर 13 देखेंगे छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विभाजन एवं भू स्थलाकृति, जिसमें जसपुर सामरीपाट प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ भौगोलिक विभाजों का जो विवरण है उसको, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे चैप्टर 14 जिसमें नदी अपवाह तंत्र को भी हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह है चैप्टर 12 जो है छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। दिया गया है कि बैनेट के अनुसार मिट्टी भूपटल पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत हैं जो मूल शैलों के विघटन तथा वनस्पति के विनियोजन से बनती हैं। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानों से उस क्षेत्र की मृदा का निर्माण एवं निर्धारण होता है। छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो छत्तीसगढ़ है वह भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यहाँ अवशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मृदा प्रदेश में कृषि एवं वन संसाधन के लिए जो कि महत्वपूर्ण है। प्रदेश में पाए जाने वाले चट्टानों के आधार पर मुख्य रूप से 5 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। कौन कौन सी मृदा? छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के स्थानीय जो नाम है और उनकी विशेषताएं देखेंगे। तो पहला है लाल पीली मिट्टी, स्थानीय नाम है इसका मटासी। ये छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसका पीएच मान 6.8 जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। प्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण सबसे दूसरी महत्वपूर्ण उपजाऊ मिट्टी है। इसमें रेत एवं लोहे की मात्रा अधिक होती हैं। काली मिट्टी को देख लेते हैं। इसका स्थानीय नाम है कन्हार, भर्री या फिर रेगुर। बारीक कणों वाली काली या गहरी भूरी रंग, पीएच मान होता है इसका 7.6, यह क्षारीय प्रकृति की होती हैं। प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी हैं। अगला है लेटेराइट मिट्टी। इसका स्थानीय नाम है मुर्मी या भांठा। भांठा मिट्टी जो कि अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी को कहते हैं। इसका पीएच मान 5.7 होता है जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका निर्माण जो है निच्छालन विधि से होता है। चौथा है लाल बलुई मिट्टी। इसका स्थानीय नाम है रेतीली या फिर टिकरा। मोटे अनाज हेतु यह जो ज़मीन है वह उपयुक्त होती है। बस्तर के उच्च भूमि ढालों में पाए जाने वाली मिट्टी को टिकरा कहते हैं। पांचवा है डोरसा मिट्टी। मटासी एवं कन्हार का यह मिश्रण होता है। इसका पीएच मान 7.6 होता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। प्रदेश की यह तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है। छठवां है पटपर कछार मिट्टी जो ऊंचे भागों में प्राप्ति एवं अनुपजाऊ होती हैं। पाल कछार मिट्टी नदी किनारों में प्राप्ति एवं यह उपजाऊ होती हैं। पहाड़ी मिट्टी की बात करें तो पहाड़ी मिट्टी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी हैं। और 9वां है परती या फिर परिया मिट्टी जो कि कृषि के लिए अयोग्य भूमि होती हैं।
देख लीजिए नक्शे के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियां हैं उसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए लेटराइट मिट्टी जहाँ पे पाया जाता है, ये लेटराइट मिट्टी का सिंबल है। सिंबल देख लेते हैं पहले। सिंबल जो इस प्रकार से जो दिखाया गया है वो है लेटेराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो ये जो है जसपुर का क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है। साथ ही साथ ये देखिए इधर भी लेटराइट मिट्टी दिखाया गया है। और ये यहाँ पर भी देखिए 3 क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी दिखाया गया है। काली मिट्टी के लिए ये देखिए काली मिट्टी जिसे लाइन के माध्यम से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। वहीं ये जो लाल पीली मिट्टी है छत्तीसगढ़ के बहुत से भागों में पाया जाता है, उसे दिखाया गया है। लाल बलुई मिट्टी भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि दक्षिण क्षेत्रों में बस्तर से लगे हुए और बस्तर के अधिकांश क्षेत्रों में लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर शॉर्ट नोट दिया गया है। जो मृदा वर्ग दिया गया है इंसेप्टिसाल मिट्टी का नाम है लाल पीली मिट्टी और स्थानीय नाम है मटासी। एंटीसाल जिसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसे मुरमी या भांठा कहा जाता है। अल्फीसाल जो कि लाल बलुई मिट्टी होता है और उसे टिकरा मिट्टी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। वर्टीसाल जो कि काली मिट्टी होता है, स्थानीय भाषा में कन्हार कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब डिटेल में लाल पीली मिट्टी। जो लाल पीली मिट्टी है इसका स्थानीय नाम है मटासी। मृदा वर्ग आता है इंसेप्टिसाल। विस्तार है छत्तीसगढ़ के मध्य तथा उत्तरी भाग में। छत्तीसगढ़ के मध्य तथा उत्तरी भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। महानदी और मांड नदी क्षेत्र में उत्तम किस्म की मटासी मिट्टी पाई जाती हैं। कोटरी, इंद्रावती, सबरी, महानदी, गोदावरी इत्यादि नदियों के जो मैदानी क्षेत्र में हैं यह मिट्टी पाई जाती हैं। साथ ही दंडकारण्य के ऊंचे भागों, महानदी तथा गोदावरी के मैदान में जो उपजाऊ मटासी मिट्टी मिलती हैं। प्रतिशत की बात करें तो 50 से 55%, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है, इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली यह मिट्टी है। निर्माण इसका हुआ है ग्रेनाइट शिस्ट और आर्कियन चट्टानों के अपरदन से। उपजाऊपन की बात करें तो यह प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, जबकि प्रथम उपजाऊ मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे कि कन्हार कहा जाता है स्थानीय भाषा में। यह कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर तथा भांठा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती हैं। इसका रंग की बात करें तो फिर रंग है लाल, फेरस ऑक्साइड के कारण होता है Fe2O3, जो कि फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन तथा लौह तत्वों के ऑक्सीकरण के कारण होता है। जबकि इसका जो पीला रंग है वह फेरिक ऑक्साइड के कारण Fe3O4 के कारण इसका रंग पीला होता है, और लाल रंग जो है फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। जल धारण क्षमता की बात करें तो इसमें रेत की मात्रा अधिक होने से अपवाह और जल धारण करने की क्षमता अच्छी होती है। प्रकृति होता है इसका अम्लीय प्रकृति, pH मान 6.8%। मुख्य फसलें की बात करें तो फिर धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, काटन इत्यादि मुख्य फसलें हैं जो इस भूमि में उगाई जाती हैं। प्रदेश की 30% कृषि भूमि मटासी मिट्टी में की जा रही हैं। विशेष की बात करें तो चूना की प्रधानता होती है। छत्तीसगढ़ यह मिट्टी समृद्ध और लाल रंग के लिए जानी जाती हैं। इसी मिट्टी में लोहे एवं रेत की मात्रा जो है अधिक होती है। अगला मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम है लाल रेतीली बलुई मिट्टी, जिसे टिकरा मिट्टी भी कहा जाता है। टिकरा मिट्टी बस्तर के उच्च भूमि के ढालों पर पाए जाने वाली मिट्टी को टिकरा कहते हैं। मृदा वर्ग
की बात करें तो फिर अल्फीसाल हैं, विस्तार हैं, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, मोहला, मानपुरम, बगड़ चौकी तथा बालोद के दक्षिणी हिस्से में प्रतिशत हैं 25 से 30% उपजाऊपन कम होता है। मुख्य फसलें मोटे अनाज जैसे कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा इत्यादि के लिए उपयुक्त होता है। प्रकृति होता है इसका अम्लीय। तत्वों की बात करें तो आयरन की अधिकता जबकि नाइट्रोजन व ह्यूमस की मात्रा कम होती हैं। इस मिट्टी में ग्रेनाइट एवं निस चट्टानों के अवशेष मिश्रित हैं। अगला है लाल दोमट मिट्टी जिसका विस्तार दंतेवाड़ा और सुकमा के कुछ भागों में है। इसे मृदा वर्ग में आते हैं अल्फीसाल मृदा वर्ग में आते हैं। प्रतिशत है 10 से 15%। रंग है इसका लाल। लौह अयस्क की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है। जल धारण क्षमता न्यूनतम होती हैं। इसके रचक कण बड़े बड़े बोल्डर के आकार के होते हैं। इससे मृदा में बड़े बड़े छिद्र होने के कारण इसकी जल धारण क्षमता कम होती हैं। विशेष बात करें तो यह मिट्टी जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाती हैं। अगला है लेटेराइट मिट्टी जिसे कि स्थानीय भाषा में मुर्मू मिट्टी या फिर भांठा मिट्टी कहा जाता है। यह अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी होती हैं और है बंजर भूमि। यह मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ पाई जाती हैं जो कि अल्टीसाल मृदा वर्ग में आते हैं। विस्तार की बात करें तो फिर लाल भूरी मिट्टी है जो कुटकों के शिखरों उच्च भूमि पर पाई जाती हैं। पाट प्रदेशों, सरगुजा संभाग एवं जगदलपुर के उच्चावच क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। इसके अलावा धमतरी, जांजगीर चांपा, शक्ति, महासमुंद, कोरबा, अंबिकापुर, कोरिया, जसपुर नगर और रायगढ़ जिलों में पाई जाती हैं। हसदो नदी के बाईं ओर जयजयपुर ब्लॉक में एक विस्तृत क्षेत्र है। फसलों की बात करें तो फिर बागानी फसलें जिसमें आलू, टमाटर, चाय, लीची इत्यादि के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। इसकी प्रकृति उच्च अम्लता जिसका पीएच मान है 5.2 इस कारण कृषि हेतु कम उपयोगी होता है। रंग होता है कत्था रंग, लाल भूरी। निर्माण निच्छालन विधि से इसका निर्माण हुआ है। उपयोग यह मिट्टी एल्यूमिनियम और लौह की अधिकता के कारण कठोर होती हैं और इसी कठोरपन के कारण इस मिट्टी का उपयोग भवन एवं ईंट निर्माण में किया जाता है। विशेष की बात करें यह कठोर एवं उथली होती हैं जिसमें असंख्य छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं और इस मिट्टी में मेड़बंदी हो जाने पर इसका रंग मटासी जैसा दिखता है। इस मिट्टी के नीचे लौह युक्त चट्टानें पाई जाती हैं। अगला है काली मिट्टी। काली मिट्टी जिसे स्थानीय भाषा में कन्हार, भर्री, रेगुर इत्यादि कहा जाता है। मृदा वर्ग आता है वर्टीसाल। विस्तार है इसका मैदानी एवं घाटी क्षेत्रों में कवर्धा के छिलपी घाटी में विशेष तौर पर पाया जाता है। महानदी घाटी के निचले भाग मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला, मानपुरम, बगड़ चौकी, बालोद, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद इत्यादि में जो इसका विस्तार है। पूर्वी बघेलखंड के पठार की बात करें तो फिर अंबिकापुर, रामानुजगंज, मध्य प्रतापपुर, पूर्वी कुशमी, रिहंद, कन्हार और हसदेव नदी घाटियों में भी इसका विस्तार है। दंडकारण्य क्षेत्र में नदी घाटियों में इसका विस्तार है। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपर्दन से जो कि लावा निर्मित होती हैं, लावा निर्मित मिट्टी कहलाती हैं। यह मुख्य फसल है। इसमें गन्ना, कपास, चना, गेहूँ ये जो रबी फसल हैं के लिए यह उपयुक्त है। उपजाऊपन की बात करें तो यह मिट्टी राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती हैं। रंग होता है इसका काला जो कि फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। बारीक कणों वाली काली या गहरी भूरी रंग की होती हैं।
जल धारण क्षमता इसकी सर्वाधिक होती हैं। इसके रचक कण अत्यंत बारीक होने के कारण इस मिट्टी में छिद्र कम बनते हैं। इस कारण इस मिट्टी में चिका की मात्रा 50 से 55% जो कि सर्वाधिक होती हैं। खनिज हैं चूना, पोटास, एल्यूमिनियम तथा लौह की मात्रा अधिक होती हैं। फास्फेट, नाइट्रोजन तथा जीवाश्म का अभाव होता है। प्रकृति होता है क्षारीय प्रकृति का। पीएच मान 7.6 होता है। प्रकृति देख लेते हैं। यह मिट्टी गीली होने पर फूल जाती हैं और मुलायम तथा चिपचिपी हो जाती हैं। विशेष छत्तीसगढ़ उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को भर्री कहते हैं। यह गहरी चिकनी मिट्टी होती हैं। इस मिट्टी पर पानी की कमी से दरारें पड़ जाती हैं। अगला है डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी जिसका निर्माण ग्रेनाइट सेल समूह से हुआ है। यह काली कन्हार तथा हल्की मटासी का मिश्रण है। विस्तार है महानदी घाटी में, जो कि राजनांदगांव, मोहला पुरम्बगढ़ चौकी, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, महासमुंद, धमतरी, कमरधा, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर और पूर्वी बघेलखंड की बात करें तो फिर रामानुजगंज, प्रतापपुर और कुसमी इत्यादि क्षेत्रों में इसका विस्तार है। श्रेणी यह 2 श्रेणी में आता है। प्रथम श्रेणी में कन्हार की मात्रा अधिक तथा मटासी की मात्रा कम होती हैं और द्वितीय श्रेणी में मटासी की मात्रा अधिक और कन्हार की मात्रा कम होती हैं। रंग की बात करें तो फिर गहरा भूरे रंग का होता है। कन्हार की अपेक्षा अधिक जो है डोरसा हल्के रंग की होती हैं और फसल है जो धान के लिए बड़ी उपयोगी मिट्टी है। प्रदेश की 30% कृषि डोरसा मिट्टी में की जा रही है। प्रकृति की बात करें तो फिर क्षारीय प्रकृति की होती है, जिसका पीएच मान 7.6 होता है। विशेष यह प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह अत्यधिक गहरी और चिकनी नहीं होती हैं। पानी के अभाव से यह मिट्टी शुष्क तथा कड़ी हो जाती हैं। इसमें छोटी या संकरी दरारें पड़ती हैं। अगला है पाल कछार मिट्टी, जिसकी प्राप्ति नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी की बात करें तो यह कांप मिट्टी होती हैं। उर्वरता की बात करें तो उपजाऊ मिट्टी हैं। जल धारण क्षमता अधिक होती हैं। पटपर या कछार मिट्टी जो कि प्राप्ति हुई हैं भरतपुर तहसील के पहाड़ी भागों पर, सदैव ऊंचे भागों पर यह पाई जाती हैं। उर्वरता अनुपजाऊ मिट्टी हैं। अगला है पटिया मिट्टी। पटिया मिट्टी जिस पर खेती न की जा सके उसे पटिया या फिर परिया मिट्टी कहते हैं। क्षमा कीजिएगा, पटिया बोल दिया, परिया है यह एक प्रकार की अनुपजाऊ मिट्टी होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस ज़मीन पर कृषि नहीं की जाती उसे परिया कहा जाता है। स्थानीय मिट्टी का क्रम की बात करें, यहाँ पर दिया गया है ड्राइंग के माध्यम से, इसे देख लीजिएगा। ये जो उच्च से निम्न स्थानीय मिट्टी का जो क्रम दिया गया है ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो इधर सरगुजा क्षेत्र, इधर बस्तर क्षेत्र हैं, यहाँ पर सरगुजा क्षेत्र में जो उच्च भूमि में पाया जाता है टिकरा, उसके बाद छावर, गाद, बाहरा पाया जाता है। जबकि बस्तर क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में जो सबसे ऊपर पाया जाता है वो मरहान होता है, उसके बाद टिकरा, उसके बाद मालबाड़ी, उसके बाद गाभार होता है। दिया गया है कि बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी जो उच्च से निम्न मरहान, टिकरा, माल और गभार होता है। लेटराइजेशन का संबंध जो है मिट्टी से है। दक्षिण दंडकारण्य के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण भागों में विषम धरातल के कारण मिट्टी का अवनालिका अपरदन अधिक होता है। जबकि छत्तीसगढ़ की अन्य मिट्टियों में पाल कछार और पटपर कछार प्रमुख है। दिया है मृदा वर्ग मिट्टी का नाम, स्थानीय नाम तो अल्टीसाल जिसे लेटराइट कहा जाता है वो स्थानीय नाम है मुर्मी भाठा। इंसेप्टिसाल लाल पीली मिट्टी होता है, स्थानीय नाम मटासी। अल्फीसाल लाल बलुई होता है, स्थानीय नाम टिकरा। वर्टीसाल काली मिट्टी कहा जाता है जिसे स्थानीय नाम है कन्हार। देखिए पिरामिड के माध्यम से इसे दिखाया गया है। सबसे पहले ऊपर में
अनप्लेन्ड अर्थात जो प्लेन नहीं है, भाटा से ऊपरी जो ज़मीन होता है उसे अनप्लेन्ड कहेंगे, उसको एंटीसॉल कहा जाता है। मिडलैंड जो होता है अर्थात भाटा से ऊपर, और जो उच्च भूमि है उससे जो मध्यम होता है मिडलैंड, उसको एंटीसॉल कहेंगे। प्लेन को हम लोग कहेंगे एल्फीसॉल, जिसे भाटा भी कहते हैं। लोलैंड जो भाटा से भी नीचे होता है, गड्ढे, इस प्रकार से इसको वर्टिसॉल कहेंगे। मिट्टी के अन्य नामकरण दिया गए हैं वर्टिसॉल्स, डीप ब्लैक सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल। वर्टिसॉल्स में जो पाए जाते हैं डीप ब्लैक सॉइल और मीडियम ब्लैक सॉइल, जबकि अल्फीसॉल्स में रेड एंड ग्रेवली सॉइल्स, रेड एंड सैंडी सॉइल्स और रेड एंड लॉमी सॉइल्स मिलता है। जबकि इंसेप्टिसॉल्स में सैलो ब्लैक सॉइल्स मिलता है, और जो एंटीसॉल होता है वहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल और लेटराइट सॉइल पाया जाता है। लोकल नेम की बात करें तो फिर एंटीसॉल्स जो सॉइल्स होता है उसे छत्तीसगढ़ प्लेन में भाटा कहा जाता है, बस्तर प्लेटू में टिकरा कहा जाता है, और नॉर्दर्न हिल्स में दाद कहा जाता है, जो कि 19.5% है कुल छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली मिट्टियों का। इंसेप्टिसॉइल्स में पाए जाने वाली मिट्टी को छत्तीसगढ़ प्लेन में मटासी कहा जाता है, बस्तर प्लेटू में भी मटासी कहा जाता है और गादर कहा जाता है। उत्तरी जो पहाड़ी है उस क्षेत्र में, जो कि 14% है कुल क्षेत्रफल का। अल्फीसॉल्स की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ प्लेन में दोरसा कहा जाता है, बस्तर प्लेटू में माल, और नॉर्दर्न हिल्स में चावर जो मिट्टी वहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि 39% कुल मिट्टी के क्षेत्रफल हैं। जो कि वर्टिसॉइल्स में जो मिट्टियाँ मिलती हैं, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वहाँ पर कन्हार मिट्टी मिलती हैं, गाभर मिट्टी मिलती हैं बस्तर प्लेटू में, जबकि गाद या फिर बाहरा मिलता है नॉर्दर्न हिल्स में 26.4% भाग हैं, और मोली सॉइल्स जो कि मात्र 0.3% क्षेत्र में पाया जाता है। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ की मृदा का भौगोलिक अध्ययन। तो यहाँ पर दिया गया है मृदा वर्ग, प्रमुख वनस्पति, आर्द्रता की दशा और तापमान। तो जो वर्टिसॉल होता है घास क्षेत्र, प्रमुख वनस्पति होता है यहाँ का, जबकि आर्द्रता जो है अल्प आर्द्र से शुष्क और शीतोष्ण से उष्णकटिबंधीय तापमान मिलता है। इंसेप्टिसॉल में प्रमुख वनस्पति हैं वन, आर्द्रता है आर्द्र, उष्णकटिबंधीय तापमान यहाँ पर होता है। अल्फीसॉल में चौड़ी पत्ती के पतझड़ वन यहाँ पर पाए जाते हैं, अल्प आर्द्र से आर्द्र यहाँ की आर्द्रता की दशा है, उष्णकटिबंधीय तापमान होता है। जबकि अल्टीसॉल की बात करें तो फिर प्रमुख यहाँ पर वनस्पति पाई जाती हैं, आर्द्रता होता है यहाँ पर, और शीतोष्ण से उष्णकटिबंधीय यहाँ का तापमान पाया जाता है। पहुँच जाते हैं चैप्टर 13 में, जो कि हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन एवं भूस्थलाकृति, पर्वत, पठार, पाट प्रदेश और मैदान। दिया है कि भौतिक बनावट अर्थात चट्टानों की संरचना, उच्चावच का स्वरूप, मिट्टियाँ, ढाल एवं नदी अपवाह प्रतिरूप के आधार पर छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्वरूप को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से 4 वर्ग देख लेते हैं, जिसमें आ जाता है जसपुर सामरी पाट, पूर्वी बघेलखंड का पठार, तीसरा है महानदी बेसिन और चौथा है दंडकारण्य। चलते हैं एक एक करके देखते हैं। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 6208 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 4.59% है, और यह ऊपरी घाट, सामरी पाट, निचली घाट, जसपुर पाट, मैन पाट और कुसमी पाट में बटा हुआ है। ऊपरी पाट जिसको सामरी पाट कहा जाता है, निचली घाट जिसको जसपुर पाट भी कहा जाता है, और मैन पाट और कुसमी पाट, ये 4 पाटों में बटा हुआ है। जबकि बात करें पूर्वी बघेलखंड के पठार का, तो क्षेत्रफल है इसका 21,863 वर्ग किलोमीटर, जो कि 16.16% है कुल, जिसके अंतर्गत कन्हार नदी बेसिन, रिहन नदी बेसिन, चांग भखार, देवगढ़ की पहाड़ी और सुहागपुर क्षेत्र आते हैं। तीसरा है महानदी बेसिन, जिसका क्षेत्रफल है 68,000
64 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का 50.34% हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं एक छत्तीसगढ़ का मैदान और दूसरा सीमांत उच्च भूमि। छत्तीसगढ़ के मैदान में शिवनाथ महानदी का दोआब, शिवनाथ पार का मैदान, बिलासपुर का मैदान, हसदो मांड बेसिन, महानदी पार शंकरा मैदान आते हैं, जबकि सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत मैकल श्रेणी, उत्तर उच्च भूमि, दक्षिण उच्च भूमि और पूर्वी उच्च भूमि आते हैं दंडकारण्य क्षेत्र में। तो फिर दंडकारण्य का क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 28.91% हैं। और इसके अंतर्गत कोटरी नदी बेसिन, अबूझमाड़ की पहाड़ी, उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण का पठार और गोदावरी सबरी का बेसिन आते हैं। देखिए नक्शे के माध्यम से दिखाया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो क्षेत्रफल अभी बताया हूँ उसी को सूची के माध्यम से दिया गया है। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग का तुलनात्मक विवरण। तो फिर दिया गया है क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। तथ्य हैं पूर्वी बघेलखंड, जसपुर, पाट, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य। उसको देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, संभाग, अन्य नाम, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, भूगर्भिक शैल। इसके अलावा ढाल दिया गया है, अपवाह तंत्र, खनिज, मिट्टी, फसल, वन क्षेत्र, वनस्पति इत्यादि दिए गए हैं। चलिए इसे क्रमवार हम लोग देखते हैं। तो क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में पूर्वी बघेलखंड जो है 21,863 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 16.16% है। जसपुर शामरी पाट 6,208 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 4.59% हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान जो कि 68,064 वर्ग किलोमीटर है, 50.34%। दंडकारण्य जो है 39,060 वर्ग किलोमीटर, जो कि 28.91% हैं। संभाग की बात करें तो फिर पूर्वी बघेलखंड जो कि सरगुजा में फैला है, जसपुर शामरी पाट प्रदेश जो कि सरगुजा में फैला है। छत्तीसगढ़ का मैदान रायपुर और दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। दंडकारण्य जो कि बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अन्य नाम की बात करें तो इसे सरगुजा बेसिन कहा जाता है पूर्वी बघेलखंड को, जबकि कन्हार बेसिन कहा जाता है जसपुर शामरी पाट प्रदेश को। छत्तीसगढ़ का बेसिन कहा जाता है महानदी बेसिन को, और दंडकारण्य को जो इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो फिर 23.4 से 24.5 उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है पूर्वी बघेलखंड का, जबकि जसपुर शामरी पाट प्रदेश का 21.1 से 23.4 उत्तरी अक्षांश है। और छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसका 19.4 से 23.7 उत्तरी अक्षांश, और दंडकारण्य का 17.4 से 20.9 उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है। वहीं देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार में आ जाते हैं। तो देशांतरी विस्तार की बात करें तो फिर पूर्वी बघेलखंड का देशांतरी विस्तार है 80.5 से 82.3 पूर्वी देशांतर, और जसपुर शामरी पाट प्रदेश का है 83.2 से 84.2 पूर्वी देशांतर। वहीं बात करें अगर छत्तीसगढ़ के मैदान की तो फिर 87.7 से 83.5 पूर्वी देशांतर, और दंडकारण्य क्षेत्र की बात करें तो फिर 80.8 से 82.5 पूर्वी देशांतर इसका देशांतरी विस्तार है। भूगर्भिक शैल की बात करें तो फिर पूर्वी बघेलखंड जो कि गोंडवाना प्रकार के शैल पाए जाते हैं, जबकि जसपुर शामरी पाट प्रदेश में दक्कन ट्रेप प्रकार के शैल पाए जाते हैं। कडप्पा शैल पाया जाता है जो कि हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान है, और दंडकारण्य क्षेत्र में धारवाड़ और ग्रेनाइट निस
प्रकार के शैलें पाई जाती हैं। ढाल की बात करें तो फिर इसका ढाल जो पूर्वी बघेलखंड का ढाल है वह उत्तर की ओर है और दक्षिण पूर्व की ओर ढाल है जसपुर सामरी पाट प्रदेश का, जबकि छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसका ढाल है पूर्व की ओर और दंडकारण्य क्षेत्र का ढाल है दक्षिण की ओर। अपवाह तंत्र किस में आता है तो फिर जो पूर्वी बघेलखंड है वो सोनगंगा अपवाह तंत्र में आता है और जसपुर सामरी पाट प्रदेश का अधिकांश जो अपवाह तंत्र है वो महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है, जबकि महानदी का जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वो महानदी बेसिन के अंतर्गत ही आता है और गोदावरी नदी के अंतर्गत आता है। जो दंडकारण्य क्षेत्र है वह। खनिजों की बात करें तो फिर पूर्वी बघेलखंड में कोयला प्रमुखता से पाई जाती हैं, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में बॉक्साइट प्रमुखता से पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़ के मैदान में चूना और डोलोमाइट पाया जाता है, जबकि दंडकारण्य क्षेत्र में लोहा, टीन और हीरा प्रमुखता से पाई जाती हैं। मिट्टी की बात करें तो फिर पूर्वी बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती हैं, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में लाल पीली और लेटराइट मिट्टी पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़ के मैदान में लाल पीली मिट्टी पाई जाती हैं और लाल दोमट लाल बलुई मिट्टी पाई जाती हैं दंडकारण्य क्षेत्र में। फसल की बात करें तो फिर पूर्वी बघेलखंड में मोटे अनाज एवं तिलहन पाई जाती हैं, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में बागवानी फसलें पाई जाती हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ के मैदान के प्रमुख फसल हैं धान और धान, कोदो, कुटकी, मोटा अनाज ये है दंडकारण्य प्रदेश की प्रमुख फसल। वन क्षेत्र की बात करें तो फिर जो पूर्वी बघेलखंड है वह 50% वन क्षेत्र पाए जाते हैं और जबकि जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में सबसे कम वन पाए जाते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य क्षेत्र का यहाँ पर डिटेल नहीं दिया गया है। वनस्पतियों की बात करें तो फिर पूर्वी बघेलखंड में उष्णकटिबंधीय सागौन वन पाए जाते हैं, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में उष्ण आर्द्र मानसूनी मिश्रित वन पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के मैदान में उष्ण आर्द्र मानसूनी मिश्रित वन पाए जाते हैं और दंडकारण्य क्षेत्र में उष्ण शुष्क पर्णपाती वन आर्द्र पर्णपाती वन अर्थात साल वन पाए जाते हैं। जलवायु की बात करें तो फिर उपमहाद्वीपीय जलवायु पाया जाता है, जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र है, उपमहाद्वीपीय ही जलवायु पाए जाते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश में और उपमहाद्वीपीय जलवायु पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान में, दंडकारण्य क्षेत्र में भी उपमहाद्वीपीय जो जलवायु पाया जाता है अर्थात पूरे छत्तीसगढ़ में उपमहाद्वीपीय जलवायु ही पाई जाती हैं। उच्च चोटी की बात करें तो फिर पूर्वी बघेलखंड का सबसे उच्च चोटी है देवगढ़ जो कि 1033 मीटर है, जबकि जसपुर सामरी पाट प्रदेश का जो है गौरलाटा 1225 मीटर है और बदरगढ़ 1176 किलोमीटर छत्तीसगढ़ के मैदानी का जो मैदान है उसका उच्च चोटी है और 1210 मीटर बैलाडीला जो कि दंडकारण्य क्षेत्र का जो उच्च चोटी हैं। औसत वर्षा की बात करें तो फिर पूर्वी बघेलखंड में 125 से 150 सेंटीमीटर, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में 172 सेंटीमीटर, छत्तीसगढ़ के मैदान में 125 से 150 सेंटीमीटर और दंडकारण्य में 167 सेंटीमीटर औसत जो वार्षिक वर्षा है वह पाया जाता है। तापमान की बात करें तो फिर पूर्वी बघेलखंड का 35 सेंटीग्रेड लगभग होता है और 32 सेंटीग्रेड होता है जसपुर सामरी पाट प्रदेश का जो कि मिनिमम है। 36 सेंटीग्रेड लगभग अधिकतम तापमान दिया गया है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मैदान का और 35 सेंटीग्रेड जो कि लगभग हैं यह दंडकारण्य क्षेत्र का जो औसत तापमान है वह दिया गया है। जनजातियों की बात करें तो फिर उरांव और कोल पूर्वी बघेलखंड के प्रमुख जनजाति हैं, कोरवा, नगेसिया, बिरहोर और उरांव जो कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश के प्रमुख जनजाति हैं। सौरा, बिंझवार और धनवार छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र के प्रमुख जनजाति हैं, जबकि दंडकारण्य क्षेत्र में गोंड, हलबा, माड़िया, मुड़िया, दंडामी माड़िया इत्यादि प्रमुख जनजातियां आती हैं।
देखते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश को अब विस्तृत रूप से। उच्च समतल और पठारी स्तराकृति जो अपने शीर्ष में सपाट व पार्श्व में सोपान सदृश तीव्र ढाल वाला होता है उसे पाट प्रदेश कहते हैं। विस्तार है संपूर्ण जसपुर जिला तथा बलरामपुर व सरगुजा के पाट प्रदेश क्षेत्र में इसका विस्तार है। क्षेत्रफल है 6208 वर्ग किलोमीटर, जो कि फैलाव है 4.59%। जबकि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा भौतिक विभाग यह जसपुर सामरी पाट प्रदेश है। भूगर्भिक बनावट की बात करें तो फिर दक्कन ट्रेप शैल समूह से इसका जो बनावट हुआ है, निर्माण प्राचीन शैलों से हुआ है। खनिज बॉक्साइट मिलता है और स्थलाकृति जो है सीढ़ी नुमा स्थलाकृति है। वहीं ढाल की बात करें तो फिर दक्षिण पूर्व की ओर हैं। प्रमुख नदियां इसमें ईब, मैनी, संख इत्यादि आती हैं और स्थिति आता है प्रदेश के उत्तर पूर्व दिशा में। भाग है छोटा नागपुर पठार का। मिट्टी यहाँ पर लेटराइट मिट्टी की अधिकता है। फसल टमाटर, लीची, चाय, तंबाकू इत्यादि हैं। क्रम की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ में पाट प्रदेशों के क्रम में पूर्व से पश्चिम की ओर हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर, जिसमें जमीर पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट और मैन पाट इत्यादि जो क्रम दिया गया है। ये देख सकते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश को नक्शे के माध्यम से। ये दिया गया है। ये जसपुर पाट प्रदेश जो अधिकांश जसपुर जिले के अंतर्गत ही आता है। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, जिसमें सामरी पाट, जमीर पाट, जारंग पाट, पंडरा पाट, मैन पाट, जसपुर पाट, जो कि जसपुर पाट सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। बलरामपुर, जसपुर इत्यादि क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अगला आ जाते हैं मैन पाट। मैन पाट की बात करें तो फिर इसका उपनाम है छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का तिब्बत और छोटा तिब्बत भी इसे कहा जाता है। विस्तार है दक्षिण अंबिकापुर और सीतापुर तहसील क्षेत्र, जो कि सरगुजा के अंतर्गत आते हैं। दिशा उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ की ओर हैं। ऊंचाई की बात करें तो फिर 1152 मीटर। उद्गम है मांड नदी। जलप्रपात की बात करें तो फिर टाइगर पॉइंट। मैन पाट के पूर्वी भाग में महादेव मुड़ा नदी बहती हैं, जिसमें टाइगर पॉइंट जलप्रपात निर्मित हैं। पहले यहाँ टाइगर घूमा करते थे, इसी कारण इसका नाम टाइगर पॉइंट पड़ गया। अगला है जलप्रपात है फिश पॉइंट। फिश पॉइंट जलप्रपात पहाड़ी नाला पर निर्मित जलप्रपात हैं, जहां पर बहुत अधिक मछलियां मिलती हैं, इसी कारण इसे मछली पॉइंट कहते हैं। मेहता पॉइंट, यहां पर झरने व जलप्रपात हैं। यह सरगुजा और रायगढ़ की सीमा बनाती हैं। देव प्रवाह झरना, जो कि पहाड़ी नाला से निर्मित झरना है। घाटियों की बात करें तो फिर कदनई, करदन, सकरिया, गोविंदपुर और पैगा यहाँ की प्रमुख घाटियाँ हैं। गुफाओं में बदरकोट, रकामाड़ा, भालूमाड़ा, झील गुफा और पैगा गुफा यहाँ की प्रमुख गुफाएं हैं। एडवेंचर जोन की बात करें तो फिर परपटिया और मालतीपुरी यहाँ एडवेंचर जोन हैं। प्रमुख खनिज है बॉक्साइट। शरणार्थियों की बात करें तो 1962-63 में तिब्बत शरणार्थियों को यहाँ पर बसाया गया था। यह स्थल छत्तीसगढ़ में तिब्बती संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। विशेष दिया गया है मैन पाट प्राकृतिक वर्ग का जो है पर्यटन स्थल हैं। जसपुर पाट, जिसे नीच घाट भी कहा जाता है, या इसका विस्तार बगीचा, जसपुर, कुनकुरी एवं पत्थरगांव तहसीलों में है। नीच घाट जसपुर जिले में मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग जसपुर पाट है। इसे नीच घाट
भी कहा जाता है। यह सबसे नीचे में भी हैं। अन्य नाम है इब मैनी घाटी, दिशा उत्तर पूर्व सीमांत। ऊंचाई की बात करें तो फिर 275 से 500 मीटर। क्षेत्रफल की बात करें तो फिर 4304 वर्ग किलोमीटर। खनिज है बॉक्साइट। घाटी की बात करें तो लोरो घाटी, जो कि जसपुर जिला में स्थित फूलों की घाटी, फूलों के लिए प्रसिद्ध है, इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। विशेष, यह राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश है। इसी पाट प्रदेश में जसपुर नगर जो है विद्यमान है। मैनी नदी की बात करें तो फिर जसपुर की पश्चिमी सीमा पर एक छोटी सी घाटी का निर्माण करता है, जिसे काकिया क्षेत्र कहा जाता है। पंडरा पाट देखें तो फिर विस्तार है इसका। जसपुर ज़िले में सबसे ऊंची जो चोटी है वो 1123 मीटर है। विशेष की बात करें तो यहाँ की खुर्जा पहाड़ी से इब नदी व बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम होता है। जारंग पाट देखते हैं तो विस्तार है सरगुजा में, सीतापुर व लुंड्रा तहसील व बलरामपुर ज़िले में इसका विस्तार है। दिशा है उत्तर पूर्व की ओर। इसका जो ढाल है वह ऊंचाई की बात करें तो फिर 1145 मीटर इसकी सर्वाधिक चोटी की ऊंचाई है। विशेष है बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है यहाँ पर। सामरी पाट या ऊपर घाट जो कि सबसे ऊपर में पाया जाता है, स्थानीय भाषा में इसे ऊपर घाट कह देते हैं और सामरी पाट के नाम से जाना जाता है। विस्तार की बात करें तो फिर सामरी तहसील बलरामपुर में इसका विस्तार है। सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, जो कि 1225 मीटर है। छत्तीसगढ़ की यह सबसे ऊंची चोटी है। औसत ऊंचाई की बात करें तो फिर 750 से 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। क्षेत्रफल की बात करें तो फिर 2225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। पाट प्रदेश उत्तरी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी यहीं पर स्थित है और इसकी आकृति जो है सीढ़ी नुमा है। जमीर पाट की बात करें तो फिर विस्तार है बलरामपुर में स्थिति है। सामरी पाट का पूर्वी भाग, विशेष इसे बॉक्साइट का मैदान भी कहा जाता है। लहसुन पाट बलरामपुर में विस्तृत हैं, जो सामरी पाट के पश्चिम में फैला हुआ है। वहीं बात करें अगर कुसमी पाट की तो इसका विस्तार जसपुर जिले के उत्तरी भाग, बलरामपुर जिले के दक्षिणी भाग के मध्य में स्थित है। औसत ऊंचाई है 600 से 750 मीटर। इसके अंतर्गत विशेष दिया गया है खुड़िया तथा जसपुर पठार आता है। यहाँ अवर्गीकृत रवेदार जो शैल पाई जाती हैं। ऊपर घाट पर महाखड्गार्ज तथा संकीर्ण घाटियों का बाहुल्य है। अगला चैप्टर देख लेते हैं पूर्वी बघेलखंड के बारे में। पूर्वी बघेलखंड का पठार, यह भौगोलिक प्रदेश जो बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है, जिसका विस्तार मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, उत्तर पश्चिमी बलरामपुर, पश्चिमी सरगुजा, उत्तरी कोरबा क्षेत्र में यह महानदी अपवाह तंत्र व गंगा नदी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। विस्तार की बात करें तो फिर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा के पाट प्रदेशों को छोड़कर इसका विस्तार है। क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर है। फैलाव 16.16%। बनावट गोंडवाना शैल समूह जो कि सरगुजा बेसिन के अंतर्गत आता है। कोयला यहाँ के प्रमुख खनिज है। उपनाम इसे सरगुजा बेसिन कहा जाता है। सरगुजा बेसिन की संरचना में गोंडवाना क्रम की चट्टानें अधिक पाई जाती हैं। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो फिर देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर है। इसका ढाल है उत्तर की ओर, दिशा भी ही उत्तर की ओर यह स्थित है। भाग की बात करें तो फिर बघेलखंड का यह पूर्वी भाग है। प्रमुख नदियों की बात करें तो फिर बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार और बिजाल इत्यादि यहाँ की प्रमुख नदी हैं। नदी अपवाह तंत्र जो कि सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। प्रमुख भाग की बात करें तो फिर कन्हार बेसिन उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत है। रिहंद बेसिन छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी और सुहागपुर क्षेत्र। मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी प्रमुख मिट्टी है। फसल मक्का और मोटे अनाज यहाँ की प्रमुख फसल है। विशेष की बात करें तो इसकी प्रमुख श्रेणी का विस्तार
पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हैं। इसके दक्षिण पश्चिम में धोबोताल व उमारता पर्वत श्रेणी की चोटियां स्थित हैं। ये देख सकते हैं नक्शे के माध्यम से पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है उसे दिखाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में स्थित है। पूर्वी बघेलखंड के पठार की प्रमुख स्थलाकृतियों की बात करें तो फिर चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर और कोरिया में यह विस्तृत हैं। विस्तार की बात करें तो फिर जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, उत्तर सूरजपुर, प्रतापपुर, उत्तरी अंबिकापुर, कुसमी, पश्चिमी कुसमी और दक्षिणी रामानुजगंज में इसका विस्तार है। दिशा प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत हैं। सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ जो कि 1033 मीटर है। औसत ऊंचाई है 600 से 1000 मीटर तक। यह पहाड़ी उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश पूर्वी बघेलखंड का पठार में सर्वाधिक उच्च भूमि है। खनिज की बात करें तो इस क्षेत्र में कोयले तथा बेरिल का भरपूर भंडार है। हिस्सा बघेलखंड का पठार भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। विशेष में आता है देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कैमूर पर्वत श्रृंखला की बात करें तो फिर इसका विस्तार कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में फैला हुआ है, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। देख लेते हैं कैमूर पर्वत श्रृंखला, जो कि कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में स्थित है। भाग है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है। सरगुजा पर्वत का भाग है। कर्नल आउस्ले ने 1848 में इसकी खोज की थी। गुफाएं सीता बेंगरा की गुफाएं, जो कि यह विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। इसे सरगुजा की अजंता गुफा भी कहते हैं। यहाँ आषाढ़ माह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसका वर्णन कालिदास कृत मेघदूतम में भी हैं। यहाँ 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। जोगीमारा की गुफा या मौर्यकालीन गुफा है। यहाँ सुतनुका और देवदत्त का की प्रणय गाथा को उल्लेख करता हुआ एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण बेंगरा गुफा की बात करें तो फिर यहीं पर स्थित हैं। और हाथीपोल की गुफा, इसे सीताकुंड गुफा के नाम से भी जाना जाता है। रावण दरवाज़ा भी यहीं स्थित है। प्रमुख जलप्रपात हैं तुर्रा पानी। कुदरगढ़ या सीता लेखनी की पहाड़ी बरनाले ग्राम सूरजपुर में स्थित हैं। स्थानीय नाम इसे सीता लेखनी की पहाड़ी है। किंवदंती के अनुसार इसे अपने वनवास काल में इस क्षेत्र से गुजरते हुए माता सीता ने इन पत्थरों पर कुछ लिखा था, इसी कारण इसे सीता लेखनी की पहाड़ी कहा जाता है। प्रमुख मंदिरों की बात करें तो फिर बागेश्वरी मंदिर और कुदरगढ़ी मंदिर। कुदरगढ़ का मेला यहाँ का प्रमुख मेला है, जो रामनवमी के अवसर पर आयोजित होता है। वर्तमान में यहाँ से 4 शैलाश्रय जो 4 शैलाश्रय यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कन्हार बेसिन की बात करें तो फिर प्रदेश के उत्तर पूर्वी दिशा में है। यह कन्हार नदी द्वारा निर्मित बेसिन है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र में स्थित है। 300 से 450 जो मीटर हैं यहाँ की औसत ऊंचाई है। रिहंद नदी बेसिन उत्तरी सीमांत में स्थित हैं, जो सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर क्षमा कीजिएगा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर के कुछ भागों में स्थित हैं। सरगुजा बेसिन की बात करें तो फिर उत्तर मध्य क्षेत्र विस्तार है। अंबिकापुर, दक्षिण सूरजपुर, दक्षिण प्रतापपुर, पश्चिम सीतापुर आदि देवगढ़, मैनपाट, छुरी पहाड़ियों के मध्य रिहंद बेसिन से निर्मित हैं। औसत ऊंचाई 400 से 500 मीटर है। गोंडवाना शैल समूह से ये इसका निर्माण हुआ है। इस बेसिन पर रामगढ़ की पहाड़ी, जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, वो इसी सरगुजा बेसिन में स्थित हैं। नोट दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में मुख्यतः सतपुड़ा उच्च श्रेणी वाले पठार हैं।
देखते हैं महानदी बेसिन को। तो महानदी बेसिन जो है छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है। यह बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में चापाकार आकृति में विस्तृत हैं, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। राज्य के मध्य में स्थित होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल भी कहा जाता है। आकृति की बात करें तो फिर चापाकार या पंखाकार या तस्तरीनुमा। उपनाम छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी का मैदान, मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। और जो ढाल हैं इसका पूर्व और एवं उत्तर पूर्व की ओर ढाल है। ऊंचाई 300 मीटर से कम। मध्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं। विस्तार की बात करें तो फिर मध्य छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। क्षेत्रफल बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो फिर 68,064 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फैलाव यह 50.34% क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ का आधा है। प्रदेश का सबसे बड़ा यह भौगोलिक विभाग है। बनावट कडप्पा क्रम की अवसादी क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। निर्माण की बात करें तो कडप्पा शैल समूह के क्षैतिजिक अवसादी शैलों से इसका निर्माण हुआ है। खनिज चूना पत्थर और डोलोमाइट प्रमुख हैं। सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़ की, जो कि 1176 मीटर कबीरधाम में स्थित है। मिट्टी की बात करें तो लाल, पीली एवं काली मिट्टी यहाँ की प्रमुख मिट्टी है। नदी अपवाह तंत्र में महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। विशेष की बात करें तो महानदी बेसिन के लगभग 50% क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह जो है विद्यमान है। उपविभाग की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत उच्च भूमि यहाँ का प्रमुख उपविभाग हैं। महानदी बेसिन की प्रमुख जो भू स्थलाकृति हैं उनकी बात करें तो फिर मैकल श्रेणी, महानदी बेसिन के अंतर्गत मैकल श्रेणी, जिसका विस्तार हम लोग देख लेते हैं। विस्तार है राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी और पेंड्रा तक इसका विस्तार है। दिशा जो कि पश्चिम दिशा में, पश्चिमी सीमांत दिशा में छत्तीसगढ़ के स्थित हैं। भाग हैं सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी कगार का भाग है। यह ढाल जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है। और उत्तर जो सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़ चोटी, इसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। कबीरधाम जिले में स्थित है। पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी है। और हैं झाला पहाड़, इसकी ऊंचाई 1136 मीटर है। देवसानी पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई 1125 मीटर है। ब्रह्मानगढ़ जो है इसकी ऊंचाई 1127 मीटर है। अमरकंटक इसकी ऊंचाई 1057 मीटर है। लीलावनी पहाड़ी, भरकुंड पहाड़ और सोनभद्र यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। देखिए नक्शे के माध्यम से जो महानदी का जो मैदान है उसे दिखाया गया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला देखते हैं श्रेणियाँ। श्रेणियों की बात करें तो फिर कांदावनी कवर्धा में, कुल्हाड़ी या फिर कुल्हारी कहा जाता है कि पहाड़ी राजनांदगांव में, प्रज्ञागिरी के पहाड़ी राजनांदगांव में। औसत ऊंचाई 800 से 900 मीटर है। प्रभाव की बात करें तो मैकल श्रेणी के कारण कबीरधाम जिला वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग कवर्धा, मुंगेली, उत्तरी राजनांदगांव आदि हैं। जल विभाजक की बात करें तो शिवनाथ नदी व वैनगंगा नदी के मध्य दिया गया है जल विभाजक। और ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करती हैं। वहीं जो मंडला मध्य प्रदेश एवं बिलासपुर जिले की सीमा रेखा जो है यह बनाती हैं। वन की बात करें तो सालवन यहाँ का प्रमुख वन है। राष्ट्रीय राजमार्ग मैकल पर्वत श्रेणी के चिल्फी घाटी से NH-30 व ब्रिजवानी घाटी से NH-53 गुजरती हैं। देख लेते हैं मैकल श्रेणी की विशेषताएं देख लेते हैं। तो यह छत्तीसगढ़ के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग पर सतपुड़ा पर्वत की बाहरी दीवार के रूप में विस्तृत हैं। इस पर्वत श्रेणी की पूरी श्रृंखला घने वनों से आच्छादित है। मैकल श्रेणी डोंगरगढ़ के पास दक्षिण में खुली हुई घाटी हैं।
यह राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई की उत्तरी सीमा तथा कबीरधाम की दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्माण करती हैं। पेंड्रा लोरमी का पठार की बात करें तो यह मैकल श्रेणी का विच्छेदित पठार है जो कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली और कोरबा जिले में विस्तृत हैं। दिशा है इसका छत्तीसगढ़ के मध्य पश्चिम दिशा में। क्षेत्रफल पेंड्रा लोरमी पंडरिया तहसील एवं कटघोरा में इसका विस्तार है। प्रमुख चोटी की बात करें तो फिर पलमा चोटी 1080 मीटर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में स्थित हैं। लाफागढ़ जो कि 1048 मीटर कोरबा में स्थित हैं। चंदेली पहाड़ 821 मीटर लोरमी में स्थित हैं। विशेषता है इसकी, इस क्षेत्र में वर्षा कम होती हैं। हाफ नदी इसकी पश्चिमी सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। अचानक मार वन्यजीव अभयारण्य इसी श्रृंखला पर स्थित हैं। अगला देखते हैं हसदो रामपुर बेसिन। तो हसदो रामपुर बेसिन जिसकी दिशा है राज्य के उत्तर पश्चिम दिशा क्षेत्र में स्थित है। विस्तार है जसपुर से बिलासपुर तक। स्थिति इस पहाड़ी के पूर्वी में छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी एवं पश्चिम में पेंड्रा लोरमी का पठार स्थित हैं। कोयला यहाँ का प्रमुख खनिज है। औसत ऊंचाई है 450 मीटर। ढाल हैं दक्षिण की ओर। निर्माण की बात करें तो फिर हसदेव उनकी सहायक छोटी जलधाराओं द्वारा इसका निर्माण हुआ है। हसदो मांड बेसिन स्थिति है छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर पूर्व भाग में। हसदेव व मांड नदी के मध्य क्षेत्र में यह स्थित है। इसका विस्तार कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ जिलों में है। विशेषता है इसके खोज इसके विस्तार को चंवर ढाल कुम्हार पहाड़ के नाम से जाना जाता है। इसी चंवर ढाल पहाड़ी क्षेत्र में सिंघनपुर की गुफा स्थित है। रायगढ़ जिले के मैदान की प्रमुख जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 230 मीटर है। अगला है छुरी उदयगढ़ की पहाड़ी। नामकरण हुआ है इसका कोरबा के छुरी से रायगढ़ के उदयपुर तक फैलाव होने के कारण इसकी दिशा है उत्तर पूर्व। विस्तार देख लेते हैं तो कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ सर्वाधिक विस्तार जबकि कोरबा जिले में है। प्रमुख श्रेणियां हैं पुटका पहाड़ कोरबा, केरता या केरला पहाड़ 967 मीटर कोरबा में। पवनखेड़ा या पवनखेड़ा 969 मीटर कोरबा में। बिजौरा पहाड़ 1079 मीटर रायगढ़ में। लाम पहाड़ जो कि यहीं पे स्थित हैं। बारखोवा डूंगर और महादेव का पहाड़ जो कि 988 मीटर हैं। अन्य की बात करें तो फिर जनता पहाड़, बरनानी पहाड़, महातीन एवं धजक पहाड़, मार डोंगर इत्यादि। खनिज की बात करें तो फिर बॉक्साइट यहाँ का प्रमुख खनिज है। विशेष हैं गज एवं चूर्णई नदियाँ क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम दिशा से आकर हसदेव नदी में मिलती हैं। यह श्रेणी हसदेव नदी द्वारा मैकल श्रेणी से अलग होती हैं, जबकि उदयपुर की पहाड़ियाँ कम ऊंची एवं अत्यधिक आपदित कुरकुट व केलो नदियों का उद्गम इन पहाड़ियों में स्थित हैं। छुरी की पहाड़ी देखते हैं तो इसका विस्तार कोरबा में है। नदी इसमें पश्चिम भाग में हसदो नदी बहती हैं। इसके पूर्वी भाग में मान नदी बहती हैं, जबकि बेसिन जो कि दक्षिण पश्चिम में कोरबा बेसिन है। इसके उत्तरी भाग में हसदो रामपुर बेसिन है। पहाड़ इसके उत्तर में महादेव पहाड़ स्थित हैं। पठार की बात करें तो इसके पश्चिम में पेंड्रा का पठार स्थित है। चट्टान यह गोडवाना, तालचेर व बाराकार चट्टानों में पाई जाती हैं। विशेषता है यहाँ चूना पत्थर, रेत पत्थर, शैल चट्टानें पाई जाती हैं। रेत पत्थर तथा शैल संस्तरों के बीच में कोयले का बहुत बड़ा निक्षेप है, यह इसकी विशेषता है। अगला देखते हैं बिलासपुर का मैदान। तो बिलासपुर का मैदान जो कि उत्तरी भाग महानदी बेसिन का है, यह पश्चिमी दिशा में अरपा लीलागढ़ का मैदान और पूर्वी दिशा में इसका विस्तार है हसदेव मांड मैदान तक। उत्तरी पश्चिम में पेंड्रा लोरमी पठार तक। उत्तर पूर्व में हसदो बेसिन छुरी उदयगढ़ की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है, जबकि औसत ऊंचाई 200 से
300 मीटर तक है। पहाड़ी रतनपुर और सेंटी की पहाड़ी नदी अरपा, आगर, मनियारी और लीलागर नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। अगला है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। तो इसका विस्तार बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ में विस्तृत है। सबसे ऊंची चोटी है दलहा पहाड़ 760 मीटर, जो कि अकलतरा जांजगीर चांपा में स्थित है। सिहावा पर्वत को देख लेते हैं तो ये धमतरी जिला में स्थित है। सोंढूर नदी के पश्चिम में, धमतरी के दक्षिण में यह स्थित है। ऊंचाई है 586 मीटर। प्राचीन नाम है इसका सुक्तिमती। महानदी का उद्गम स्थल है, जो कि फरसिया नामक स्थान से होता है। आश्रम है यहाँ पर सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है और कर्णेश्वर महादेव का मेला यहाँ पर आयोजित होता है। छाता पहाड़ की बात करें तो फिर बलौदा बाजार में स्थित हैं। सतनाम पंथ के प्रवर्तक संत गुरु घासीदास जी से संबंधित स्थल हैं। अगला है दुर्ग सीमांत उच्च भूमि की बात करें तो फिर डौंडी, लोहारा, बालोद और अम्बागढ़ चौकी तक यह विस्तृत हैं। पहाड़ियां हैं दल्ली राजहरा, डोंगरगढ़ की पहाड़ी विशेष है। दल्ली राजहरा की पहाड़ी का विस्तार बालोद जिले में, जो खरखरा व तांदुला नदी दोआब में स्थित हैं। सोन बेरा का पठार की बात करें तो यह मुख्यतः उड़ीसा राज्य में विस्तृत है, किंतु छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और महासमुंद के कुछ भागों में फैला हुआ है, जहां से जोंक नदी का उद्गम हुआ है। शिवनाथ नदी दोआब की बात करें तो यह महानदी व शिवनाथ के मध्य का मैदानी भाग है। इसका विस्तार दुर्ग से रायपुर जिले तक है। बात करते हैं शिवनाथ पार मैदान का तो फिर छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी भाग है। इसका विस्तार राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी एवं बेमेतरा जिले में है। महानदी पार का सकरा मैदान की बात करें तो फिर महानदी दोआब क्षेत्र एवं धमतरी, महासमुंद, उच्चावच भूमि के मध्य एवं सकरी पट्टी के रूप में यह विस्तृत है। उत्तरी उच्च भूमि देखते हैं तो उत्तरी उच्च भूमि में बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ जिलों के उत्तरी जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। इसके पूर्व में रायगढ़ का मैदान स्थित है और इसके पश्चिम में हसदेव रामपुर क्षेत्र हैं, जो बिलासपुर से सरगुजा तक विस्तृत हैं। इसका जो भाग हैं वो कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। देख लेते हैं दक्षिणी उच्च भूमि। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी एवं दुर्ग जिले का दक्षिण भाग आता है। बालोद जिले में खरखरा एवं तांदुला के मध्य कुटक राजहरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान। अब बच गया दंडकारण्य का मैदान, इसे भी इसी वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। दंडकारण्य का जो पठार है यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण में विस्तृत धारवाड़ युगीन शैल ग्रेनाइट व निस से समृद्ध होने के कारण इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लोहा, टीन, कुरंडम, अभ्रक, हीरा इत्यादि पाए जाते हैं। इस कारण इस क्षेत्र को खनिजों के भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार जो है बस्तर संभाग में है। और स्थिति की बात करें तो फिर उत्तर में महानदी का मैदान तक फैला है, दक्षिण में गोदावरी घाटी तक, पूर्व में कोरापुट पठार उड़ीसा एवं सबरी नदी घाटी तक फैला हुआ है, जबकि पश्चिम में वेनगंगा एवं गोदावरी नदी घाटी तक इसका विस्तार है। क्षेत्रफल की बात करें तो 39,060 वर्ग किलोमीटर, जो कि 28.91% कुल क्षेत्रफल का है। दंडकारण्य के उत्तरी भाग का यह हिस्सा है और दक्षिण का कश्मीर इसे कहा जाता है। जबकि लंबाई की बात करें तो फिर 305 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। चरामा घाटी के कोंटा सुकमा तक यह फैला हुआ है। चरामा घाटी जो चरामा कांकेर से कोंटा जो सुकमा है अंतिम जिला है दक्षिण का, वहाँ तक यह फैला हुआ है। चौड़ाई की बात करें तो फिर 206 किलोमीटर लगभग, जो कि भोलापट्टनम से जगदलपुर तक फैला हुआ है।
वहीं भूगर्भिक बनावट की बात करें तो फिर आर्कियन शैल और धारवाड़ शैल से इसका निर्माण हुआ है। प्रमुख खनिज है लौह अयस्क, वन है साल, इसे साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। ढाल है दक्षिण की ओर, चोटी है नंदीराज, जो प्रमुख सबसे ऊंची चोटी है 1210 मीटर। यह छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। अपवाह तंत्र की बात करें तो फिर गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। प्रमुख नदियों की बात करें तो फिर कोटरी, इंद्रावती, नारंगी, शंखनी, डंकिनी और शबरी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। विस्तार की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ के अलावा यह किन किन राज्यों में इसका विस्तार है देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ दिया गया है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसका विस्तार है। विशेष हैं खनिजों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध हैं। दंडकारण्य परियोजना पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बस्तर में बसाने हेतु संचालित है। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात अभी जो वर्तमान में बांग्लादेश है। आगे देखते हैं तो देखिए नक्शे के माध्यम से इसे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इसको। चलिए दंडकारण्य पठार के प्रमुख भू स्थलाकृतियों की बात करेंगे तो फिर आ जाते हैं राव घाट की पहाड़ी। अबूझमार पहाड़ी के उत्तर पूर्व में यह कांकेर जिले में विस्तृत हैं। निक्षेप की बात करें तो फिर 6 विभिन्न निक्षेप लौह अयस्क के यहाँ पर मिले हैं। विशेष हैं लौह अयस्क क्षेत्र हैं यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति की जा रही हैं। आरी डोंगरी की पहाड़ी की बात करें तो फिर भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र कांकेर जिले में स्थित हैं। यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। गढ़िया पहाड़ी की बात करें तो फिर कांकेर जिले में स्थित है। महोत्सव हैं इस पहाड़ी पर सितंबर माह में गढ़िया महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मलाज कुंडम पहाड़ी की बात करें तो फिर कांकेर जिले में स्थित हैं। यहाँ से दूध नदी का उद्गम हुआ है, जो कि जलप्रपात यहाँ पर पाया जाता है, मलाज कुंडम जलप्रपात। केशकाल घाटी की बात करें तो फिर इस स्थान पर केशलू नामक व्यक्ति ने शेर से युद्ध करते हुए जो कि यह मारा गया था, केशलू नाम का व्यक्ति, इसलिए इसे केशकाल घाटी नाम दिया गया है। इसका विस्तार कोंडागांव विस्तृत है। और उपनाम की बात करें तो फिर बस्तर का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। घाटियों की बात करें तो फिर तेलिन घाटी कोंडागांव में स्थित है। यहाँ तेलिन माता का मंदिर स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष तेलिन माता महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। केशकाल घाटी की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच सीमा बनाती हैं। केशकाल घाटी को दक्षिण का जल विभाजक पर्वत, जो छत्तीसगढ़ का जल विभाजक पर्वत कहा जाता है, जिसके कारण महानदी अपवाह तंत्र उत्तर की ओर एवं इंदिरा नदी अपवाह तंत्र दक्षिण की ओर बहती हैं, अर्थात गोदावरी व महानदी अपवाह के मध्य जल विभाजक का यह कार्य करती हैं। इस घाटी को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। विभाजक की बात करें तो फिर गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली के मध्य स्थित है। प्रमुख खनिज है बॉक्साइट और वन है साल। अबूझमाड़ की पहाड़ियों की बात करें तो फिर अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबुझ का अर्थ जिसे बूझा ना जा सके अर्थात अनजान या अज्ञात, जो कि मोड़ का जो माड़ का अर्थ है वह पर्वत होता है। अबूझमाड़ से तात्पर्य होता है अनजान पर्वतीय क्षेत्र है। विस्तार है नारायणपुर में, उत्तर में कोटरी नदी मैदान तक की इसकी स्थिति है, जबकि उत्तर पूर्व में राव घाट की पहाड़ी तक, दक्षिण में इंद्रावती नदी तक, पूर्व में बोर्डिंग नदी इंद्रावती की जो सहायक नदी है वहाँ तक यह फैला हुआ है। निर्माण की बात करें तो फिर ग्रेनाइट तथा नाइस शैलों से इसका निर्माण हुआ है। उपनाम है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी पर्वत श्रृंखला के कारण नारायणपुर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अबूझमाड़ की पहाड़ी के कारण ही। शैल की बात करें तो इस पहाड़ी पर शैल देखते हैं। इस पहाड़ी की उत्तरी
दक्षिणी तथा पूर्वी सीमा पर धारवाड़ तथा कडप्पा की शैलें पाई जाती हैं। प्रमुख घाटी हैं खुरसेल घाटी, यहाँ सर्वोच्च किस्म के सागौन वन पाए जाते हैं। जनजाति की बात करें तो फिर अबुझमाड़ियाँ हैं प्रमुख जनजाति। नदी की बात करें तो फिर जाटलूर, यहाँ नैसर्गिक तौर पर मगरमच्छ पाए जाते हैं। विशेषता है बस्तर के पठार का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है और सोनपुर की घाटी इस पहाड़ी के उत्तरी सीमावर्ती भाग को शेष भाग से अलग करती हैं, जबकि इंद्रावती नदी की घाटी अबुझमाड़ को दक्षिण की ओर जो है सीमांकित करती हैं। बायलाडीरा की पहाड़ी देख लेते हैं। इसका विस्तार दंतेवाड़ा में है। चोटी है प्रमुख जो ऊंची चोटी है वो नंदीराज या नंदराज 1210 मीटर है। यह छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह छत्तीसगढ़ या दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी हैं। बनावट की बात करें तो फिर पुरातन शैलो ओल्डेस्ट रॉक से आर्कियन प्लस धारवाड़। प्रमुख शाखा की बात करें तो फिर बरहा डोंगरी बीजापुर एवं दंतेवाड़ा में स्थित हैं। निक्षेप हैं यहाँ पर 14 निक्षेप लौह अयस्क के मिले हैं। खनिजों की बात करें तो फिर सर्वोच्च किस्म का हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क यहाँ मिलता है। यहाँ प्राप्त निक्षेपों में लोहे की शुद्धता की मात्रा 60 से 70% तक है। यहाँ से लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेजा जाता है। इस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडारण है। बस्तर के मैदान की बात करें तो फिर बीजापुर एवं सुकमा जिले में विस्तृत हैं। अलबका पहाड़ी बीजापुर में स्थित हैं, जबकि अलबामा हिल्स की बात करें तो यह बीजापुर के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित हैं। नक्शे के माध्यम से छत्तीसगढ़ का जो पर्वत पठार हैं उसे जितनी प्रमुख चोटियां हैं उसे यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। हम लोग देखते हैं उसूर की पहाड़ी। उसूर की पहाड़ी यह बीजापुर तहसील के पश्चिम दिशा में स्थित है। कडप्पा शैलों से इसका निर्माण हुआ है। गोलापल्ली की पहाड़ी यह कोंटा तहसील के दक्षिण दिशा में स्थित है। 950 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। गोदावरी सबरी का मैदान की बात करें तो फिर इसका विस्तार उत्तर में बीजापुर तहसील से दक्षिण में कोंटा तक विस्तृत है। औसत ऊंचाई की बात करें तो फिर 300 मीटर से कम है। स्थिति गोदावरी एवं सबरी नदी के मध्य क्षेत्र में स्थित है। उपनाम की बात करें तो इस बेसिन को उर्मिल बेसिन के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रमुख खनिज है टीन की प्राप्ति यहाँ से हुई है। विशेष सबरी घाटी के मैदान की मिट्टी लाल दोमट किंतु अनुपजाऊ है। बस्तर का पठार की बात करें तो बस्तर एवं सुकमा क्षेत्र में यह विस्तृत है। झीरम घाटी सुकमा एवं दरभा घाटी यहाँ की प्रमुख घाटी है। कोटरी नदी बेसिन की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कोटरी महानदी का मैदान की बात करें तो इसे कांकेर बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इस बेसिन की अधिकतम चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर है। यह प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवेश द्वार के रूप में यह जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वतों की बात करें तो फिर केशकाल जो पर्वत है महानदी व इंदिरा नदी के मध्य विभाजक का कार्य करता है। छत्तीसगढ़ बेसिन व पर्वत पठार के मध्य सीमा बनाती हैं। मैकल पर्वत श्रेणी की बात करें तो फिर शिवनाथ व वेनगंगा महाराष्ट्र में बहती हैं, इसके मध्य सीमा रेखा बनाती हैं। और महानदी अपवाह एवं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के मध्य भी यह सीमा बनाती हैं। देवगढ़ की पहाड़ी की बात करें तो फिर गोपद व रिहंद के मध्य यह सीमा जो जल विभाजक पर्वत के रूप में काम करता है। कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है सोन गंगा और महानदी के मध्य जल विभाजक पर्वत का कार्य करता है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत पहाड़ी एवं
क्षेत्र सारणी के माध्यम से तो है गौरलाटा जो कि 1250 मीटर इसकी ऊंचाई है। सामरीपाट बलरामपुर क्षेत्र में स्थित है। नंदीराज 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है। बैलाडीला दंतेवाड़ा में स्थित है। बदरगढ़ की बात करें तो फिर 1176 मीटर मैकल श्रेणी कवर्धा में स्थित है। मैनपाट 1152 मीटर सरगुजा में स्थित है। अबूझमाड़ की पहाड़ी 1076 मीटर नारायणपुर में स्थित है। पलमागढ़ की चोटी जो है 1080 मीटर पेंड्रा लोरमी पठार पर स्थित है। लाफागढ़ की चोटी 1048 मीटर पेंड्रा लोरमी का पठार कोरबा में स्थित है। जारंग पाट की बात करें तो फिर 1045 मीटर बलरामपुर में स्थित है। देवगढ़ 1033 मीटर कोरिया में स्थित है। चांग भखार की पहाड़ी ऊंचाई दी नहीं गई है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी एमसीबी में स्थित है। धारी डोंगर शिशुपाल पर्वत जिसे कहा जाता है 899 मीटर महासमुंद में स्थित है। पेंड्रा लोरमी का पठार 800 मीटर इसकी ऊंचाई है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है। बात करें अगर दलहा पहाड़ की तो फिर 760 मीटर अकलतरा जांजगीर चांपा में स्थित है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी 704 मीटर मैका श्रेणी राजनांदगांव में स्थित है। दल्ली राजहरा जो कि 700 मीटर बालोद में स्थित है। अब बाकियों की ऊंचाई दी नहीं गई हैं, उसकी अवस्थिति देख लेते हैं कि वो कहाँ पर स्थित हैं। तो छुरी मतरिंगा उदयगढ़ की पहाड़ी जो कि कोरबा सरगुजा और रायगढ़ में स्थित हैं। जसपुर पाट जसपुर में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में। कैमूर पर्वत कोरिया में। सिहावा पर्वत धमतरी में। आरी डोंगरी भानु प्रतापपुर तहसील के अंतर्गत कांकेर जिले में आता है। गढ़िया पहाड़ की बात करें तो फिर कांकर में। कुल्हारी पहाड़ी राजनांदगांव में। माझी डोंगरी बस्तर में। बड़े डोंगर कोंडा गांव में। छोटे डोंगर नारायणपुर में। अलबका पहाड़ी बीजापुर में स्थित हैं। वहीं सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर में और छाता पहाड़ी जो है बलौदा बाजार में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभागों का विवरण की बात करें तो फिर मैनपाट जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर मध्य में स्थित हैं। प्रदेश में विस्तार है दक्षिण अंबिकापुर और सीतापुर तहसील में इसका विस्तार है 1152 मीटर। समुद्र तल से इसकी समुद्र सतह से औसत ऊंचाई जो है 1152 मीटर जो कि औसत ऊंचाई है। और जारंग पाट की बात करें तो फिर उत्तर पश्चिम में यह छत्तीसगढ़ के स्थित हैं। सीतापुर सीतापुर एवं लुंड्रा तहसील में 1145 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। सामरी पाट जो कि पूर्वोत्तर सीमांत में स्थित है। सामरी तहसील में यह इसका विस्तार हुआ है और 700 से 1250 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। गौरलाटा जो चोटी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है 1225 मीटर। जसपुर पाट की बात करें तो फिर इसका प्रदेश में इसका स्थिति है उत्तर पूर्व सीमांत में छत्तीसगढ़ के यह फैला हुआ है। जबकि विस्तारों की बात करें तो फिर बगीचा जसपुर कोनकुरी पत्थलगांव तहसील में इसका विस्तार है 275 से 500 मीटर जो कि सबसे बड़ा पाट प्रदेश है जसपुर पाट प्रदेश। इसकी औसत ऊंचाई 275 से 500 मीटर है। पठारी प्रदेश की बात करें तो पठारी प्रदेश देख लेते हैं। पेंड्रा लोरमी पठार जो कि छत्तीसगढ़ के मध्य पश्चिम में स्थित है। पेंड्रा कटघोरा लोरमी पंडरिया तहसील में विस्तृत हैं। औसत ऊंचाई 800 मीटर। पलमा चोटी 1080 मीटर। लाफागढ़ 1048 मीटर इसकी जो कि औसत ऊंचाई हैं। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि की बात करें तो फिर दक्षिण पूर्व सीमांत क्षेत्र में यह छत्तीसगढ़ के स्थित हैं। और धमतरी कुरुद राजिम महासमुंद गरियाबंद सरायपाली देवगढ़ तहसीलों में यह विस्तृत हैं। 400 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है जिसमें धारी डोंगर 890 मीटर सबसे ऊंची जो है वो भाग है। दुर्ग उच्च भूमि की बात करें तो फिर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में यह छत्तीसगढ़ के विस्तृत हैं। जबकि गुरूर संजारी बालोद डौंडी लोहारा गुंडरदेही अम्बागढ़ और मोहला तहसीलों में इसका विस्तार है।
500 से 800 मीटर इसका औसत ऊंचाई है, जहां पर दल्ली राजहरा की पहाड़ी 700 मीटर व डोंगर बोर्ड 704 मीटर सबसे ऊंचा भाग है। बस्तर की पठार की बात करें तो फिर बस्तर एवं सुकमा में यह दक्षिण में छत्तीसगढ़ की स्थित है। बस्तर एवं सुकमा तहसील में इसका विस्तार है। मैदानी भाग की बात करें तो फिर सरगुजा बेसिन में उत्तर मध्य क्षेत्र में यह छत्तीसगढ़ की स्थित हैं, जो कि दक्षिण अंबिकापुर, दक्षिण सूरजपुर, दक्षिण प्रतापपुर और पश्चिम सीतापुर तहसीलों में इसका विस्तार है। औसत ऊंचाई 400 से 500 मीटर है। रामगढ़ की पहाड़ी 1022 मीटर। विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला सरगुजा की अजंता जिसे कहा जाता है वो रामगढ़ की पहाड़ी पर भी स्थित है। हसदेव रामपुर बेसिन की बात करें तो फिर उत्तर पश्चिम छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। दक्षिण मनेंद्रगढ़, पूर्वी पेंड्रा तथा उत्तरी कटघोरा तहसील में इसका विस्तार है। 300 से 450 मीटर श्रृंखलाबद्ध जलप्रपातों का क्षेत्र है। कोरबा बेसिन जो कि उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। दक्षिण कटघोरा, दक्षिण कोरबा तहसीलों में इसका विस्तार है। 250 से 350 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। रायगढ़ बेसिन की बात करें तो फिर पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ की स्थित है, जो कि दक्षिण धर्मजयगढ़, घरघोड़ा तहसील, खरसिया व रायगढ़ तहसीलों में 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। बिलासपुर रायगढ़ की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में स्थित है। मुंगेली, तखतपुर, बिलासपुर जिले में इसका विस्तार है और 150 से 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो फिर मैकल श्रेणी जो कि पश्चिम सीमांत में छत्तीसगढ़ की स्थित है। डोंगरगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, कवर्धा, पंडरिया, लोरमी तहसीलों में इसका विस्तार है और औसत ऊंचाई 700 से 900 मीटर है। बदरगढ़ चोटी जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। छोरी उदयगढ़ की पहाड़ी की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। कोरबा, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा तहसीलों में इसका विस्तार है और 600 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में स्थित हैं। जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, उत्तर सूरजपुर, प्रतापपुर, उत्तरी अंबिकापुर, पश्चिम कुसमी एवं दक्षिण रामानुजगंज तहसीलों में इसका विस्तार है। 600 से 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। देवगढ़ की चोटी जो इसका सबसे ऊंचा भाग है 1033 मीटर। अबूझमाड़ की पहाड़ी की बात करें तो फिर दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। नारायणपुर, पखांजूर, बीजापुर, कोंडागांव तहसीलों में स्थित है और 600 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से हमारा सपोर्ट करिएगा, हम आपका सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।